हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वर्ड आपको क्लियर दिख रहा है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम डीपीएसपी और उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और बाद में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है हमें 2-3 चीज़ याद रखना है। ओरिजिनल में नहीं था, ऐड हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। किस आर्टिकल में ऐड हुआ है? आर्टिकल 51A में ऐड हुआ है। और क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है तो फॉरनर्स पे लागू नहीं होते, सिर्फ इंडियन पे लागू होते हैं। और ध्यान देना, नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन इन्फोर्सेबल है। ध्यान देना, मतलब डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो इस पे कानून बना के इसको इन्फोर्सेबल कर सकती है। जैसे मान लो पार्लियामेंट ने पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए एक कानून बना दिया। हाँ, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पहले एक ड्यूटी था, लेकिन अब उस पर लेजिस्लेशन बन गया। जैसे नॉर्मल कानून बना है ना कि सिनेमा हॉल में जाके आपको खड़े होके जनगण मन करना है, तो ये कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, रेस्पेक्ट पहले क्या था? ड्यूटी था। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसको, उस पर्टिकुलर ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बना सकती है। लेकिन ओरिजिनल जो फंडामेंटल ड्यूटी बना था वो इन्फोर्सेबल नहीं था। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो 2-3 पॉइंट हमें क्या रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी किससे इंस्पायर हुआ था? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर क्योंकि 1991 से पहले यूएसएसआर था ना, क्योंकि 1991 के बाद ना डिस इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्लियर? उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल, ध्यान देना, ये तो नॉर्मल बात है कि ओरिजिनली जो हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। उसके बाद है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होता है। आप फॉरेनर्स पे अप्लाई मत करने लगना। यहाँ पे बताया गया कि इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको इन्फोर्सेबल बना सकती है कुछ लेजिस्लेशन लाके। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो दिस ड्यूटी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे प्रोवाइड ए वैल्यूएबल गाइड एंड एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, लेकिन फिर भी इससे बहुत कुछ पता चलता है। एटलीस्ट पता तो चलता है लोगों को क्या ड्यूटी करना चाहिए। मतलब एक थोड़ा मोरल वैल्यू लोगों को इनक्रीज होता है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूँगा मैं राइट चाहिए। नहीं भाई, मुझे मेरी ड्यूटी भी याद रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 11 ड्यूटी है, उसमें से 10 ड्यूटी कब आया था? 1976 में। 1976 में, लेकिन 11th ड्यूटी आया था 2002 में। ये याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। 10 ड्यूटीज कब आया था? 1976 में। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें 2002 में। उसमें एक और ड्यूटी हमने ला दिया। क्लियर? चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज तो हम देख लेते हैं, 11 देख लेते हैं। और उसके बाद कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। चलो 11 ड्यूटी देखते हैं। पूरा आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ पॉइंट आप याद ध्यान रखने का ट्राई कीजिएगा। मतलब कुछ वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला यहाँ पे याद ध्यान रख लिए, नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, नेशनल एंथम की बात करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। तो देखो, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडियल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और रेस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को और इंस्टीट्यूशन को। और ध्यान देना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम पे आप यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग नहीं है भाई। प्लीज ध्यान रखो, नेशनल सॉन्ग नहीं है। क्लियर? सेकेंड ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडिया, मतलब ऐसे लोग जिनके आइडिया, जैसे सत्याग्रह वाला जो आइडिया था, नॉन वायलेंस वाला जो आइडिया था, ट्रूथ वाला जो आइडिया था, ऐसे आइडिया जो जिससे इंस्पायर हुआ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उस आइडिया को भाई भूलना नहीं, उस आइडिया को फॉलो भी करना है, उस आइडिया को चेरिश भी करना है। क्लियर? थर्ड क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ध्यान देना, अपहोल्ड भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। क्या? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया को क्या
क्लियर है। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है। थर्ड है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ध्यान देना क्या पे, हमें कंट्री को डिफेंड भी करना है और हमें नेशनल सर्विस भी करना है अगर हमें कहा जाए ऐसे के लिए। जैसे हमें कभी ज़रूरत पड़े सरकार को नेशनल सर्विस के लिए, कभी आर्मी की ज़रूरत पड़े, जैसे आपको पता है 1971 में भी ऐसा बोला गया था, मतलब ड्यूटी तो बाद में आया था, लेकिन अगर अगर मान लो ऐसी कभी ज़रूरत हो कि जंग वगैरह हो गया और आर्मी की कमी पड़ गई, मान लेते कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी भी ऐसा हुआ तो हम लोगों को देश के साथ खड़ा रहना। ऐसा उस समय हम नहीं बोल सकते हम तो भाई आम आदमी, नहीं भाई, नहीं नहीं प्लीज। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ ड्यूटी क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, हारमनी को प्रोटेक्ट करना है, कॉमन ब्रदरहुड को प्रोटेक्ट करना है। जितने भी चाहे किसी भी रिलीजियस, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रीजनल, किसी भी डाइवर्सिटी के लोग हो, हमें कॉमन ब्रदरहुड सिर्फ होना चाहिए। और हारमनी मतलब हम लोग एक साथ रहेंगे, क्लियर ना, बैलेंस बना के रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू रेनाउंस, वैसे ऐसे प्रैक्टिस को लात मार के भगा दो जैसे सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, ऐसे प्रथा को लात मार के भगा दो जो डेरोगेटरी है, मतलब वुमेन की गरिमा के खिलाफ है, वुमेन की गरिमा को नीचे करने में लगा हुआ है। ऐसे प्रैक्टिस को आप लात मार के भगा दो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आपको वैल्यू करना है, और ध्यान देना वैल्यू भी करना है और इवन प्रिजर्व की करना है हमारे अपने हेरिटेज को। क्लियर, अपने हेरिटेज को। और ध्यान देना जो नेक्स्ट है सेवेंथ है, सेवेंथ क्या बात करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करता है। नेचुरल इन्वायरमेंट चाहे फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ। तभी तो अब देखो ये था एक ड्यूटी, लेकिन सरकार ने इस पे एक्ट बनाया, फॉरेस्ट पे एक्ट बनाया। क्लियर है ना। और हमें कंपैशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर है सिर्फ हम सब बोलते कि ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है, बाकी सबका इतना ख्याल नहीं रखते। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट 8 क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लाना है। क्लियर। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस को कम करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना और एब्ज्यूर वायलेंस को कम करना है। नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ द इंडिविजुअल, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंस के टुवर्ड्स इंक्रीज के, सारे इंडिविजुअल को एक्सीलेंस के तरफ जाना चाहिए। क्लियर, ताकि हम अचीवमेंट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है बहुत है ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। क्लियर है ना, अगर वो बच्चा 6 to 14 में है। क्लियर। नेक्स्ट है अब यहाँ पे क्या है, स्वर्ण सिंह जी ने कुछ और पॉइंट दिए थे, लेकिन इस पॉइंट को लोग सरकार ने लाया नहीं। कौन कौन पॉइंट दिए थे, एक और पॉइंट क्या था स्वर्ण समिति ने दिया था। ये भी पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी का कौन सा पॉइंट को एक्चुअली अडॉप्ट नहीं किया गया। तो आप बोलना कि स्वर्ण समिति ये भी बोले थे कि कोई अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है तो आप उसे पेनाल्टी लगा सकते हो। और सेकेंड पॉइंट है कि टैक्सेशन के बारे में भी, कि टैक्सेशन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये लगा देना चाहिए यार। क्लियर, ये लिख देना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन सरकार ने इसको दरकिनार कर दिया, पार्लियामेंट ने। क्लियर। और कुछ है, ये तो मैंने बता दिया। अब एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट, ये तो मैं बताते, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, ये तो हमें पता ही है। और कि कोई सिटीजन को पनिश नहीं किया जा सकता अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करे। लेकिन कोई फंडामेंटल राइट पे पार्लियामेंट ने इन्फोर्सेबल बना दिया। अब अगर वायलेट करते हो तो पनिशेबल ऑफेंस होगा, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसा बोला। अगर मान लो सरकार ने कोई एक्ट बना दिया कि नेशनल ऑनर एक्ट, मतलब मान लो कोई सरकार ने ऐसा एक्ट कर दिया कि फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं दिखाना इज ए क्राइम, 1 month का जेल हो सकता है। हाँ, अब जेल हो सकता है क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया, सरकार पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, तो अब है पनिशेबल। लेकिन अगर ये एक्ट नहीं बना रहा था, मान लो ये एक्ट नहीं बना रहा था, तब पनिशेबल नहीं होता। और भी देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना,
रोपा, रिजर्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये सारे एक्ट बने। एक्ट बनने के बाद अगर 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 एक्ट बनने के बाद आप किसको, मतलब एक्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि जो फंडामेंटल जो चीज नॉर्मल था उसको एक लीगल शेप दिया जा सके। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग लीगल प्रोविजन। हाँ, ये प्रोविजन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी को ही एक शेप प्रोवाइड करती है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस, हाँ मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल, ये भी तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन उसके लिए एक्ट बना दिए गए हैं। क्लियर, तो हमारा सारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 ड्यूटी है। स्टार्टिंग का पॉइंट ध्यान देना, ड्यूटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्टार्टिंग का फीचर्स। क्लियर है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो। हाँ देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो साइंटिफिक टेम्पर था ना 8 वाला, 8वां वाला फंडामेंटल ड्यूटी। पब्लिक प्रॉपर्टी 6th वाला था। एवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट द आइडियल 2nd वाला था। और इसमें कौन सा नहीं था, पब्लिक इलेक्शन भाई नहीं था, तो पब्लिक इलेक्शन नहीं था, आंसर हो गया पब्लिक इलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रीच हेरिटेज की बात तो लिखी हुई है, टू प्रोटेक्ट वीकर से नहीं, ये बात सोशल इंजस्टिस की बात नहीं लिखा हुआ है, तो 2 गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आपको अपने आप आंसर आ गया। साइंटिफिक टेम्पर है ही, टुवर्ड्स एक्सीलेंस है ही, तो आप देख रहे हो डायरेक्ट लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप आराम से बता दोगे। एक चीज़ और यहाँ पे भाई ध्यान रखो प्लीज़, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, यहाँ पे सुई दिया हुआ है, यानी सॉवेरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। तो आप बोलो कि भैया ये वर्ड सुना लग रहा है, कहीं कहीं ना तो कहीं तो ये किसी न किसी में तो देखा था। हाँ भाई आपने देखा था, लेकिन प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ यूनिटी और इंटेग्रिटी था, सॉवेरेनिटी नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुई कहाँ पे दिया हुआ है, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, तो आप कंफ्यूज हो, आप सोचो प्रियम्बल में भी तो सुना था ये 2 वर्ड, शायद ये भी होगा, नहीं भाई ये नहीं था। क्लियर, तो आप सिंपल यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रियम्बल में था, लेकिन ये तीनों वर्ड एक साथ आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं एक से आपके लुसेंट में कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट, तो हम जल्दी से जल्दी ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का, देख लेते हैं। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और आज रात में मैं वीडियो बना लूँगा प्रोसीजर और बेसिक फीचर्स वाला, आज रात में मैं बना लूँगा, ताकि चाहे अभी ट्राई कर रहा हूँ, अभी बना लूँगा। क्लियर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो मैं डायरेक्ट इससे कर दूंगा, इम्पॉर्टेंट विकिपीडिया से। क्लियर, विकिपीडिया से कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी नोट्स बनाने की। और चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके साथ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मैं एक ऐसा कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैप का सब कुछ हो जाए। मैप का मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंडिया का मैप, इंडिया का फिजिकल और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, नहीं, मैप में मैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी इंडिया के इम्पॉर्टेंट साइट, मैप इतना, उसमें मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसमें 150 वीडियो आएगी कम से कम, तो उसमें मुझे टाइम भी लगेगा थोड़ा, मतलब 150 या 100 प्लस ही वीडियो आएगी, और मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना इम्पॉर्टेंट कवरेज, मतलब इतना अच्छा से कवर मैं करूँगा ना कि वो
वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बनेगी यूट्यूब पे। और जो मुझे ऐसा लगता है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं आज देख रहा था, मतलब मैं कुछ पॉइंट लिखा था कि किस किस पे बनाऊंगा, तो उसमें मुझे 50 तो मिल गया था। और इवन जैसे हमारा जो जो वंडर्स है, हमारे जो 7 वंडर है दुनिया का, वो वाला, या मान लो इंडिया का इम्पोर्टेंट वो साइट है जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, ये भी एक मैप का पार्ट है। रामसर तो पता ही है, बायोस्फीयर पता ही है, टाइगर रिजर्व तो पता ही है, क्लियर है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब तो पता ही है। इंडिया में इम्पोर्टेंट प्लेस वाला मैप, इम्पोर्टेंट प्लेस में तो जैसे मान लो पोर्ट वाला एक, क्लियर, ये सब एक एक इतना भयंकर आएगा ना कोर्स, मतलब 1-2 दिन में मैं उसका स्टार्ट कर दूंगा। और आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर तो है ही, आप सिंपल मैसेज करना उस नंबर पे। और आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो प्लीज़ करना, ट्राई करना, मतलब ज़्यादा नहीं बट मिनिमम, मैं बोला मिनिमम 062-485, ताकि मुझे भी लगेगा कि अगर मैं इतना साथ दे रहा हूँ तो आपको भी लगता है कि कोई बंदा सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहा है, तो सोसाइटी भी, क्योंकि वो भी थोड़ा एक्सपेक्ट करता है ना, क्लियर। तो मैं सिर्फ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ताकि वो पैसा मैं किसी ऐसे काम में लगाऊँ तो NCERT जोन में ही, मतलब मैं अपने 1 रुपया उसमें से खुद के लिए खर्चा नहीं करूँगा। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो ना, पूछो आराम से कुछ भी, प्लीज़ डाउट मत रखना, प्लीज़ 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 प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, अब डाउट प्लीज़ मत रखना।